नमस्कार साथियों। एक ऐसा इंसान था जिसने भारत से 1000 वर्ष तक युद्ध करने की रणनीति अपनाई थी और बोला था कि 1000 ईयर वॉर स्ट्रेटेजी के माध्यम से भारत से 1000 साल तक युद्ध करेंगे। और ये बात उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्पीच के दौरान कही थी। एक ऐसा इंसान जिसने भारत के खिलाफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया था और उसके माध्यम से कश्मीर पर नियंत्रण करने की पूरी रणनीति उसने बनाई थी। एक ऐसा इंसान जिसने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर के एरियाज पर, जो हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं कश्मीर में, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी। जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, अखनूर का जो क्षेत्र है, पठानकोट का, श्रीनगर का, ये सब जो क्षेत्र हैं उसको ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से उसने अपने कब्जे में करने की कोशिश करी थी। एक ऐसा इंसान जिसने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया था और उसके माध्यम से सर क्रीक का जो इलाका है, जो रन ऑफ कच्छ का इलाका है, उसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की थी, जो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध का मास्टरमाइंड था। आज उसकी चर्चा इसलिए हो रही है साथियों क्योंकि अभी पाकिस्तान की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया है और ये कहा गया है कि 45 साल पहले यानी 3 अप्रैल 1979 को जो फांसी की सजा दी गई थी जुल्फिकार अली भुट्टो को उस समय, और जो कि दिया गया था जियाउल हक के द्वारा, उसे ओवरटर्न कर दिया जाए, उसे खारिज कर दिया जाए, क्योंकि सही प्रक्रिया नहीं की गई थी और एक पॉलिटिकल कंपटीशन की भावना के तहत ऐसा काम जियाउल हक ने किया था। और फांसी की सजा जो दी गई थी वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस के रूप में देखी जा रही थी और इसीलिए जुल्फिकार अली भुट्टो के जो दामाद हैं, सन इन लॉ आसिफ अली जरदारी, उन्होंने 2011 में इस मामले को उठाया था कि गलत तरीके से फांसी दी गई थी और इसीलिए इस फांसी को अब रद्द कर दिया जाए। साथियों, जब जियाउल हक ने एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप करना शुरू किया तो ऐसी स्थिति में उसने अपने जितने पॉलिटिकल अपोनेंट्स थे उन्हें खत्म करना शुरू किया, उनका सफाया करना शुरू किया। जियाउल हक को जो मिलिट्री चीफ है यानी आर्मी का जो चीफ बनाने की बात थी वो इन्होंने ही की थी, यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने ही उसको मिलिट्री चीफ बनाया था। और कई लोगों ने उस समय कहा था कि इसे मिलिट्री चीफ न बनाया जाए, लेकिन ऑपरेशन फेयर प्ले चला करके, एक कोड नाम था ऑपरेशन का, ऑपरेशन फेयर प्ले, जिसके माध्यम से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई कि कैसे राजनीतिक जो चुनाव थे उसमें जो धांधली हुई थी 1977 में, उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम लाया जाए और एक पॉलिटिकल अपोनेंट उस समय हुआ करते थे अहमद रजा कसूरी, उन जो पीपीपी यानी जो पाकिस्तान की पार्टी थी उस समय, उसके एक फाउंडिंग मेंबर थे और उनकी हत्या का आरोप लगाया गया जुल्फिकार अली भुट्टो पर। और जुल्फिकार अली भुट्टो को राजनीतिक मामलों में फंसाते हुए कोशिश ये की गई कि वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया जाए। तो पूरे देश में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया जियाउल हक ने और उसके बाद जिस तरीके से कार्यवाही की गई, इन्हें गिरफ्तार किया गया जुल्फिकार अली भुट्टो को और रावलपिंडी के जेल में रखा गया। और बाद में 18 मार्च 1978 को जो लाहौर हाई कोर्ट है उसने सजा सुनाई कि फांसी की सजा दी जाती है और बाद में जो है अप्रैल में इन्हें ये एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और उस समय जो है पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी कई स्तर पर हुआ कि जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है, जो ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, ये इस तरीके की चीजें हुई थी। तो बाद में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस हैं वहां पर, उन्होंने इस बात को उठाया कि क्या इस चीज को ओवरटर्न किया जा सकता है, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो गलत हुआ उस प्रक्रिया को क्या खारिज किया जा सकता है, ऐसे तमाम प्रश्न उठाए गए। तो साथियों, अभी पाकिस्तान के जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें नई नई ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के पास बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं रहते काम करने के लिए। आपने देखा होगा कि आसिफ अली जरदारी का जो नाम है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सबसे करप्ट ऑफिशियल्स के रूप में, यानी जो जिन्होंने प्रेसिडेंट की भूमिका निभाई, लिया जाता है। और करप्शन करके इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, इन सब स्थितियों में जो पहुंचाया पाकिस्तान को, उसमें से एक नाम आसिफ अली जरदारी का भी था।
और आज प्रेसिडेंट बनते ही आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि मैं सैलरी नहीं लूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि मैं उसे मदद करना चाहता हूं और इसलिए जो है कुशल वित्तीय प्रबंधन पाकिस्तान का बना रहे, इसलिए ये काम नहीं करना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने देश में जो किसी भी देश का इतिहास होता है वहां पे कोई भी ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं जिनके साथ ज्यादती हुई है, जिनके साथ कोई गलत हुआ है, तो उसका विरोध न किया जाए, विरोध प्रदर्शन न किया जाए। 45 साल पहले की जो सजा थी, फांसी की सजा, उसे आज के समय में ओवरटर्न करके एक अलग प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश पाकिस्तान में की जा रही है। पाकिस्तान को कुछ जेन्युइन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर होगा, किस तरीके से अन्य जो वहां पर स्थितियां गंभीर चल रही हैं और उसे लोन तक नहीं देने को तैयार है देश, उस पर उसे काम करने की जरूरत है। लेकिन इन सब चीजों पर उसका ध्यान नहीं है। उसका ध्यान ये है कि कैसे राष्ट्रवाद को मजबूत किया जाए, या जो पॉलिटिकल लिवरेज वाली जो चीजें हैं उसको किस तरीके से मोबिलाइज किया जाए, कंसोलिडेट किया जाए। तो इस प्रक्रिया में पाकिस्तान लगा हुआ है। साथियों, कोई पूर्वाग्रह नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो भी दुनिया में काम कर रहा है वो उसके साथ किस तरीके का आचरण होना चाहिए, स्ट्रिक्ट तरीके से आचरण हो या किसी अन्य तरीके से आचरण हो। लेकिन ये बात जरूर है कि जिन्होंने भारत विरोध की पूरी रणनीति रची थी, जो सबसे बड़े कॉन्स्पिरेटर थे इंडिया के हितों के अगेंस्ट में, और उसमें सबसे बड़ा नाम आप सब जानते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो। क्योंकि अयूब खान जो प्रेसिडेंट थे उनके समय में विदेश मंत्री थे ये, और विदेश मंत्री रहते हुए इन्होंने भारत के विरोध में जितनी भी रणनीतियां थी वो सब बनाई और लोगों को उसके लिए डिक्टेट किया और आईएसआई को मजबूत किया और तमाम सब चीजें करी। और जियाउल हक को जिस तरीके से आगे बढ़ाया, जियाउल हक ने ही फिर उन्हें इस तरीके की सजा दी। तो कुल मिलाकर के साथियों कहा जा सकता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में इस तरीके की जो गतिविधियां होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिहेवियर और जो पब्लिक ओपिनियन है उसको प्रभावित करती हैं। उसको ध्यान में रख करके ही ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। तो साथियों, जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस तरीके से भारत विरोधी कार्यवाही की, कैसे उन्हें फांसी की सजा दी गई, क्यों दी गई, और उन्हें किस तरीके से आज छुड़ाने, मतलब जो उनका जो सजा थी उसे ओवरटर्न कराने का जो निर्णय लिया गया, इस पर मैंने अपने विचार आपके सामने रखे। और आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने मत हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। नमस्कार।